गुड मॉर्निंग गाइस, आपका स्वागत है। आज जैसे कि हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पर चल रहे हैं और उसके नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं आपसे। ये प्रॉफिट एंड लॉस की जो सेकंड क्लास होगी आपकी, आप इसमें ये समझेंगे कि जब कुछ वस्तुओं को हम खरीदते हैं और उसके लिए हम कितना ही भी प्राइस देते हैं, कुछ वस्तुएं अगर हैं आपके पास प्रैक्टिकली समझेंगे, और अगर कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य, जिसे आप क्या कहते हैं, सीपी, क्रय मूल्य। तो कुछ वस्तुएं हमने खरीदी हैं और उनको खरीदने के लिए जो हमने पे किया है वो वाला दाम, वो वाला प्राइस, वो वाला मूल्य। अगर कुछ वस्तुओं के किसके बराबर होता है? विक्रय मूल्य, जिसे हम क्या कहते हैं, एसपी, के बराबर है। देखिए, बराबर वाली बात का मतलब क्या है? बराबर वाली बात का मतलब है कि कंपैरिजन करना, दोनों के दोनों मूल्य का हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो अगर उसे लाभ हुआ है तो लाभ का परसेंट बताना है, और अगर आपको उसे हानि हुई है तो हानि का परसेंट बताना है। ये आपका टॉपिक हो जाता है, ठीक है। कुछ वस्तुओं को खरीदने पर जितना हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर वही हमें वापस चाहिए तो कितनी वस्तुएं हमें बेचनी पड़ेंगी, है ना। मान लें इसके लिए कि आप 8 वस्तुएं खरीद कर लाते हैं। कितने? 8 वस्तुएं। और मैंने ये मान लिया कि ये 8 वस्तुएं आपने 100 रुपए में खरीदी थी, और ये जो वर्क हुआ है ये खरीदने का हुआ है। तो 100 रुपए को हम क्या बोलेंगे? अगर 8 वस्तुएं मैंने 100 रुपए में खरीदी हैं तो 100 रुपए को आप क्या कहेंगे? द सीपी ऑफ 8 आर्टिकल्स। 8 वस्तुओं का ये सीपी है। बात समझ में आ रही है यहां तक? अब आप भी खुद सोचिएगा, जैसे आप बेचने वाले हैं, आप 8 पेन लेके आए हैं। 8 पेन लेके आए हैं, कितने रुपए के? 100 रुपए। अब आपने एक एक करके पेन को सेल करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन आपने ये पाया कि केवल और केवल 5 पेन को बेचकर ही, जैसे पहला पेन बेचा आपने 20 रुपए का, दूसरा भी 20 का, तो यही जो 100 रुपए खरीदने में आपके उठे थे वो आपको कितने पेन को बेचकर मिल जाएंगे? 5 पेन को बेचकर मिल जाएंगे ना। तो यही है, और यही रुपए मिलेंगे, है ना। तो हम वहां पर, तो रुपए मैंने क्या कर दिए? कांस्टेंट। रुपए मैंने क्या कर दिए? कांस्टेंट। तो मैंने कहा कि ठीक है कि आपको 100 रुपए प्राप्त करने के लिए कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ी। तो हमने कहा, तो हमने जो वस्तुएं बेची वो 5 बेची, 5 वस्तु। बात समझ रहे हैं कुछ? तो इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे आप? 100 को, 100 रुपए को क्या बोलेंगे? 8 वस्तुओं का तो ये सीपी है, लेकिन 5 वस्तुओं का एसपी है। क्लियर है ये बात? इसकी तरफ से क्या कहलाएगा? 5 वस्तुओं का एसपी, क्योंकि क्या वर्क क्या हुआ है? बेचने का, सेल करने का, और सेल करने का हो रहा है तो एसपी आपका। और यहां पर इसको क्या बोलेंगे? एक ही है वो प्राइस या अलग अलग है? एक है ना। तो देखिए, ये घटना कब होती है? नेचुरल रूप में समझना। जैसे मान लीजिएगा कोई भी शॉपकीपर होता है, कोई भी दुकानदार है, वह कुछ आर्टिकल खरीद के लाया, तो पहले कोशिश इंसान क्या करता है कि यार कम से कम मेरा पूरा तो हो जाए, है ना। जैसे मैं 8 पेन खरीद के लाया, मैं उसे बेचने लग गया एक एक करके। तो एक पेन को मैंने 20 में बेचा, दूसरे को 20 में बेचा, तीसरे को 20 में बेचा, चौथे को 20 में बेचा, 5वें को 20 में बेचा। 100 रुपए हो गए। तभी अचानक जब मेरे वो 100 रुपए पूरे हो गए जो मैंने खरीदने में उठाए थे, तो तभी अचानक कोई मेरा फ्रेंड आता है और मुझसे कहता है कि जी आपको अभी तक का जो आपका प्रॉफिट या लॉस का सिस्टम है वो क्या है? तो एक बार बताओ, रुपयों में क्या प्रॉफिट और लॉस बताए? वो अभी तक नहीं बता पाएगा ना। क्यों? अभी जितने में उसने खरीदे थे उतने में वो बेच चुका है। और देखिए, मैं यहाँ यही बात कह रहा हूं, यही टॉपिक है हमारा, कि कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी कि मैंने कुछ वस्तुओं को खरीदा है जिस दाम में, और वो कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब उसी दाम में, बराबर का मतलब उसी दाम में मैंने कुछ वस्तुओं को बेच दिया। तो यानी कि अभी मेरी केवल पूर्ति हो पाई है,
मेरी अभी केवल पूर्ति हो पाई है। ठीक है, तो तब तक मैं क्या ब्यौरा दूंगा, उसको क्या समझाऊंगा या क्या बताऊंगा? मैं कहूंगा कि भाई मैं 8 वस्तुएं 100 रुपए में खरीद के लाया था, लेकिन अभी तक मैं केवल 5 वस्तुएं बेच पाया हूं, 100 ही रुपए में बेच दी हैं। लेकिन ऐसे मानो भैया अभी तो मुझको केवल 3 पेन का प्रॉफिट है। तो यहां पर वो किस रूप में लाभ नहीं बता पाएगा, अपना रुपयों में नहीं बता पाएगा, तो बल्कि किस में बता पाएगा? वस्तु में बता पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर क्वेश्चंस में, जैसा कि दैनिक जीवन में मैंने आपको बताया, ये जो फील्ड है ये 2 बातों का है। खरीदना या बेचना तो वो तो सिस्टम में एक अलग अलग है, लेकिन रुपए और वस्तुएं, हम रुपए देते हैं और वस्तुएं लेते हैं। तो देखिए अब एक सीधी बात, जब रुपयों की बात की जाए तो मामला सीधा चलता है, डायरेक्ट, मतलब उसके आधार पर। और लेकिन अगर वस्तुओं की बात की जाए तो मामला उल्टा चलता है, दैट्स ऑल। और वैसे मैंने आपको बताया था कि मूल्य और मात्रा यानी कि वस्तुएं, उनका संबंध उल्टा होता है, बताया था ना। तो अब यहां दोनों का दाम कैसा है? सेम। इसका मतलब कह सकता हूं कांस्टेंट है ये चीज। तो इसका मतलब ये क्वांटिटी यानी कि वस्तुओं में और रुपयों में क्या संबंध होगा? इनवर्स होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, खरीदी गई वस्तुएं एसपी कहलाएगा और बेची गई वस्तुएं सीपी कहलाएगा, अगर इसको हम वस्तुओं को मूल्य बनाएंगे तो। अब ये वस्तुओं का रेशियो है मेरे पास कि खरीदी गई वस्तुएं कितनी है? 8, बेची गई वस्तु कितनी है? 5। लेकिन अगर इन वस्तुओं को मैं वस्तुएं ना कह करके रुपए कहना चाहूं तो रुपयों का मैं इससे अनुपात निकाल सकता हूं। तो खरीदी गई वस्तुएं किसका अनुपात कहलाएगा? एसपी का। और बेची गई वस्तु किसका? बशर्ते उन दोनों के दाम कांस्टेंट हो, सेम हो। क्लियर है? बोलो। तो यहां पर मैं इसके लिए आपको लिखता हूं क्या, खरीदी गई वस्तुएं और ये क्या है? बेची गई वस्तुएं। अगर दोनों से हमें सेम प्राइस प्राप्त हो रहा है, सेम मूल्य मिल रहा है वस्तुएं, यही तो होगा अनुपात। तो अगर मैं ये कहना चाहूं तो इससे यह जो है खरीदी गई वस्तुएं और बेची गई वस्तुएं, तो खरीदी गई वस्तुएं तो एसपी का रेशियो और बेची गई वस्तुएं सीपी का रेशियो, ये कहना है। कोई डाउट है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, बोलो। क्लियर है बात? तो जब दोनों मूल्य आपस में बराबर होंगे तो उस समय आप रुपयों का अनुपात बनाना सीखें। किसका? रुपयों का अनुपात। तो वस्तुओं का उल्टा करने से वो रुपयों का अनुपात बन जाता है। तो अब इस क्वेश्चन को देखें। जैसे यही मैंने एग्जांपल लिया है, इसी क्वेश्चन को क्या बनाएंगे? 8 वस्तुओं का क्रिया मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन देखिएगा आप किस तरह से उसको सोल्व करेंगे। चलिए नीचे लिखते हैं। क्लियर? बताएं। यहां पर क्वांटिटी, मात्रा या वस्तुएं, जो भी आप कहना चाहें, का रेशियो क्या है? तो तुम्हारा टारगेट क्या है कि लाभ या हानि कब बताई जाती है? जब रुपयों का रेशियो मालूम हो। मायने में बातें आ रही हैं। तो रुपयों का रेशियो बनाने के लिए, और रुपए वाले दाम को क्या बोलते हैं? सीपी और एसपी, या एसपी और सीपी, जो भी आप जिस अंदाज में कहना चाहें। तो सीपी और एसपी, ठीक है। सीपी का मतलब क्या होता है? खरीदा हुआ मूल्य। तो खरीदा गया मूल्य पता चलेगा बेची हुई वस्तुओं से। तो इसका मतलब कितना हुआ? 5। और एसपी यानी कि बेचा हुआ मूल्य, जितने दाम में बेचा है, तो वो 8। तो अब सोचें आप, सीपी, नॉर्मल भाषा यहां पर इस्तेमाल करें। सीपी को सीपी, सीपी, सीपी या क्रिया मूल्य, इन शब्दों में ना उलझें। बहुत जो हम एक आम जीवन में जो इनके शब्दावली है उसका ही प्रयोग करना चाहिए। सीपी का मतलब मैं खरीद के लाया हूं, कितने रुपए का? 5 का। और एसपी का मतलब मैंने बेच दिया है, कितने का? 8 का। तो क्या बता सकते हैं कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? आप कहेंगे कितने का? किस पर? और 5 को 100 बनाने में कितनी देर लगती है? 20 से गुणा, तो 20 दिया 60। तो 3 का प्रॉफिट हुआ है। कितने पर हुआ है? क्योंकि प्रॉफिट या लॉस का बेस कौन होता है? सीपी। और सीपी की वैल्यू कितनी है? 5। और
मल्टीप्लाई बाय 100, बेस को 100 बनाने के लिए वर्क करते हैं। तो 5 से इसे काटेंगे आप 20 बार, और ये कितना कहलाएगा आपका 60% का प्रॉफिट होगा। डाउट क्लियर है? फटाफट ये पढ़ते पढ़ते क्वेश्चंस हो जाते हैं। क्लियर? डाउट? तो ये टॉपिक आपका यहां से समाप्त होता है। 2 3 4 क्वेश्चन इसी के हम लेते हैं अभी। हाँ, इसे आप नोट कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो उसे बहुत सही से पढ़ें। रटने की आवश्यकता आपको ना पड़नी चाहिए बिल्कुल भी। और जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं कि अगर किसी कंसेप्ट से रिलेटेड उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो वो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और उसी से रिलेटेड हम वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए। मंडे में टेस्ट होगा आपका ऑनलाइन, है ना? ठीक है। चलो भैया देखें इसके क्वेश्चन सब। अगर हम क्वांटिटी का या मात्रा जिसको हम आप कह रहे हैं या फिर वस्तुओं का क्या कर देंगे, इनवर्स, उल्टा, तो वो प्राइस बन जाते हैं। और जब प्राइस पता चल जाएगा तो प्रॉफिट या लॉस आसानी से मिल जाएगा। हमें कुल मिलाकर के लाभ या हानि बताने के लिए प्राइस चाहिए, है ना? तो प्राइस अगर उसने डायरेक्ट दे रखा है तो फिर तो हमें कुछ जरूरत है ही नहीं। लेकिन अगर प्राइस ना दे करके वो क्या दे रहा है, वस्तुएं, काउंटिंग, तो उसका उल्टा कर दीजिए, है ना? और उल्टा का मतलब जो वस्तुएं खरीदी गई हैं वो दरअसल एसपी का लिए वर्क करेगा। एसपी कहलाएगा, एसपी का रेशियो। अब ये क्वेश्चन आप पढ़ते पढ़ते ही करेंगे, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 1, यदि 12 पेनों का विक्रय मूल्य 15 पेनों के किसके क्रय मूल्य के बराबर है, तो 12 पेन का विक्रय मूल्य किसके बराबर है? 15 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर है। 15 पेनों के, यानी कि 15 पेन वो खरीदता है, और बराबर का मतलब उसी प्राइस में, बराबर का मतलब उसी प्राइस में ही उसे कितने पेन बेचने पड़ रहे हैं? 12 पेन बेच करके वो वही प्राइस ले लेता है। ठीक है, कोई डाउट? अब वो आपको अगर दोनों बातें ये कहे कि लाभ है तो लाभ बताएं, या हानि है तो हानि बताएं, कितने प्रतिशत की हुई है। सॉल्यूशन तो क्या आप बता पाएंगे? तो आपको यहां बताएं, क्वेश्चन में काउंटिंग यानी कि मात्रा या वस्तुओं से काम चलाया उसने, या रुपए दिए हैं? वस्तुओं से। तो आप लाभ या हानि कब बताते हैं? जब आपको रेशियो रुपयों का मिल जाए। तो इसका मतलब ये पेन है, वस्तुएं हैं 12, यहां पर हैं 15। क्लियर? तो आप इसे क्या बना सकते हैं? सीपी और एसपी का रेशियो। सीपी का रेशियो किसे कहते हैं? जो वस्तुएं बेची गई हैं, जो वस्तुएं, बताएं इनमें कौन सी वस्तुएं बेची गई हैं? 12 है या नहीं? कोई डाउट? और एसपी किसे बोलेंगे? एसपी का रेशियो जो वस्तुएं खरीदी गई हैं, क्रिया की गई हैं। तो क्रिया ये की गई हैं, है ना? क्वेश्चन में उनके सीक्वेंस को रटने की कोशिश मत करना, पहले क्रिया मिलता है बाद में विक्रय मिलता है तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कुछ नहीं। शब्द का अर्थ समझो। क्रिया का मतलब खरीदना और विक्रय का मतलब बेचना। तो बताएं जतिन, कितना आपका रेशियो बनेगा? 12। और आप जानते हैं कि रेशियो या परसेंटेज में कॉमन चीजों की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर आपको ऐसा लगता है कि कॉमन चीजों को आप पहले रिमूव कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए, हटा सकते हैं, है ना? तो 3 क्या कॉमन है दोनों में या नहीं? तो इसका मतलब सीपी चाह रहा हूं तो बेची गई वस्तुएं मेरे पास में ये हैं, 3 से काटते हुए 4 लिखूंगा और इसको 5। अब नॉर्मल बोलेंगे, सीपी का मतलब खरीदा है मैंने कितने में? 4 में।
और बेचा है मैंने 5 में। कितने का प्रॉफिट है? आप कहेंगे 1 का है। कि किस पर? 4 पर। और इसी को आप 25% कहते हैं। यही आपका आंसर होगा। 25% का लाभ, 25% का प्रॉफिट। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? कर पाएंगे? नेक्स्ट एक क्वेश्चन आप कीजिए सभी। यदि 15 पेन हैं तो 15 पेनों का विक्रय मूल्य 12 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ अगर हुआ है तो लाभ प्रतिशत, या फिर अगर हानि हुई है तो हानि का आपको प्रतिशत बताना। 33 सही 1/3 की हानि। जल्दबाजी, बस तो जल्दबाजी ध्यान रखना हमेशा इंसान को मुसीबत में डालती है। चलो चलो चलो, बिल्कुल बिल्कुल समझ गए समझ गए। हैं कैसे है? देखो उसने सही कहा, कोई चलिए कोई बात नहीं। देखो सीपी और एसपी का आपको रेशियो चाहिए लाभ या हानि बताने के लिए। भैया सीपीयू से कहेंगे जो वस्तुएं बेची गई हैं, तो आपको देख नहीं रहा विक्रय कौन सी वस्तु की गई है? 15, और खरीदी कौन सी गई है? तो 15 और 12 को पहले कॉमन लेते हुए 3 से 5 4 बोलेंगे। क्या आप नहीं कह सकते 5 में जो चीज खरीदी जा रही है आप 4 में सेल कर रहे हैं, तो 1 का लॉस उठा रहे हैं कि कितने पर? 5 पर। इसी को 20% कहते हैं। बताइए कितनी ज्यादा इसमें कठिन बात है। माइनस का मतलब क्या है? लॉस। तो पहले आप 1/3 तक कैसे पहुंचे आप? सर इतनी जल्दी ना करो बिल्कुल भी, कंसेप्ट को पहले समझो फिर उसकी क्रिया को समझो, है ना, प्रक्रिया जो भी है। ठीक है, कोई डाउट? देखिए मैं पूरे चैप्टर की बात बता रहा हूं। जहां पर रुपयों की बात की जाएगी तो आपको सीधा चलना है। जहां पर रुपए नहीं है, क्या अवेलेबल है? काउंटिंग वस्तुएं, तो वहां पर आपको इन्वर्स कीजिए। अच्छा इन्वर्स क्यों कर रहे हैं? रीजन रुपए बनाने के लिए। रुपयों का रेशियो बन जाता है वह, अगर आप काउंटिंग का उल्टा कर देंगे। बात समझ में आ रही है ना? तो ये तो दैनिक जीवन की घटना है। रुपए मैंने दिए, कुछ वस्तु दी, अब मुझे उल्टा करना है, वस्तु दे दो रुपए ले लो। वस्तु को वापस करने से रुपए ना दे देगा मेरे वापसी है, अगर ईमानदारी का सौदा हो तो। ठीक है, तो यही से देखो जो एक हमारी डेली वेज लाइफ होती है ना, बिल्कुल उसी पर आधारित घटनाएं बनी हैं। देखिए बिका हुआ सामान वापस नहीं होगा, उस पर जो लिखा रहता है उसको आप इसमें एक्सेप्शन मान सकते हैं। रफ करें? तो आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेंगे सभी, है ना? तो नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, और नेक्स्ट टॉपिक के लिए एक मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं, और एग्जाम्पल लिख रहे हैं यहां पर 4। ठीक है, देखिए कैसे। एग्जाम्पल नंबर, नेक्स्ट टॉपिक है अब आपका 15 वस्तुओं को बेचने पर 15 वस्तुओं को क्या कर रहे हैं आप? बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के
क्रय मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ हो तो क्या हुआ, उसे लाभ हुआ है ना, तो उस लाभ को केवल लाभ प्रतिशत बनाना है, होने वाले लाभ को केवल लाभ प्रतिशत बनाना है। दूसरा क्वेश्चन, 18 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो अब क्या निकालना है आपने, हानि का परसेंट। हानि होने पर हानि का परसेंट बताएं, लाभ होने पर लाभ का परसेंट बताएं। क्वेश्चन नंबर 3, 12 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 4 वस्तुओं के, लेकिन अब की बार विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो जाता है, अगर लाभ हो तो क्या बताना है, फिर से लाभ का प्रतिशत बताएं। और फाइनल 4th क्वेश्चन इसका, 24 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रही है, अगर हानि हो तो उसकी हानि का प्रतिशत होता है। ठीक है, ये देखिए कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट का नाम क्या है, और यह यूं तो बहुत ही आसान है, 5 सेकंड का क्वेश्चन है, लेकिन इसके पीछे कुछ कहानी है, कुछ स्टोरी है, इसको सही से समझने के लिए ध्यान से समझना आप इस बात को। देखिए, कोई भी व्यक्ति है अपने लाभ या हानि को बताने के लिए, अपने लाभ या हानि को बताने के लिए 3 प्रकार से लगभग बातें कर सकता है। कैसे? एक तो डायरेक्ट, जैसे एक अनपढ़ इंसान होता है, उससे शाम को आकर पूछते हैं कि जी आपको आज लाभ कितना हुआ या हानि क्या हुई, या आपके खरीदने बेचने के मामले में आपको हुआ क्या, तो वह सीधा सीधा जवाब देगा, मैं 1000 रुपए का प्रोडक्ट लेके आया था कुछ, और मैंने 1300 रुपए के वो बेचे थे, और इसलिए मुझे 300 रुपए का लाभ हुआ। तो सीधी सादी बात कर रहा है वो, है ना, क्योंकि उसे रेशियो या परसेंटेज की नॉलेज नहीं है। अब बात करते हैं, कोई अगर इंसान पढ़ा लिखा है, तो एक तो बताया डायरेक्ट, मान लें, इसके लिए मैं एक एग्जांपल इसको समझा रहा हूं प्रैक्टिकली, और बिल्कुल ध्यान से समझ। मान लें कि एक आर्टिकल 10 रुपए का आता था, कितने रुपए का, एक वस्तु कोई भी है वो कितने रुपए की है, वो 10 रुपए की है, तो यहीं पर लिख दे रहा हूं मैं, 10 रुपए की एक वस्तु है, और वस्तुएं हैं टोटल 30, यह है वस्तुओं की संख्या, कितनी वस्तुएं हैं, 20। और अगर ये आपने खरीदी हैं तो आपको पता होगा कि आपकी जेब से कितना जाने वाला है, कुल सीपी हो जाएगा, ये खरीदी है आपने, विदाउट। नेक्स्ट, अब आपने क्या सिस्टम किया कि 15 रुपए की एक वस्तु आप बेचने लग गए, और वस्तुएं कितनी थी आपके पास, 30, इसका मतलब 450 रुपए में आप उसे बेच पाएंगे। आपसे कोई बंदा पूछेगा कि आपको लाभ हुआ तो कितना हुआ, तो आप बताएंगे 150 रुपए का, यस और नो, क्लियर। तो पहला प्रॉफिट या लॉस को बताने का तरीका है एग्जैक्ट इन रुपीज, बिल्कुल आप उसी फॉर्म में बताएं जो रुपए आपको दिए जा रहे हैं, है ना। तो किसी व्यक्ति ने क्या कहा कि मुझे तो 150 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, क्लियर, लेकिन अब मुझे दूसरी बात करनी है, ये 10 रुपए में एक वस्तु जो खरीद रहा है, तो इसे आप सीपी बोलेंगे एक वस्तु का, या एसपी? अच्छा, इनमें भी अभी भी डाउट है आपको? खरीदने का मतलब कि सीपी होता है, और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग मतलब सेल करते हैं, सेल मतलब बेचना होता है।
कि 10 रुपए में एक वस्तु क्या कर रहे हैं आप, तो सीपी बोलेंगे ना, कितनी वस्तुओं का। अब ध्यान से सुनो, प्रॉफिट कितना हुआ है। अगर ये 150 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ है, मैं इसे वस्तुओं में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, तो मैं 150 रुपए में 10 रुपए की एक वस्तु के हिसाब से कितनी वस्तुएं और खरीद सकता हूं, 15। तो अब इसको मैं 150 रुपए ना कहकर केवल मैं ये कह दूं 15 वस्तुओं का सीपी है। भाई एक वस्तु का सीपी 10 रुपए, तो 15 वस्तुओं का सीपी 150, तो कुछ गलत तो नहीं है। तो उस इंसान ने जो प्रॉफिट डायरेक्ट 150 रुपए था, उस 150 रुपए प्रॉफिट ना बताते हुए क्या बोल दिया कि मुझे, उसने ऐसे इस सेंटेंस का इस्तेमाल किया, 15 वस्तुओं के और कौन से क्रिया के बराबर लाभ हुआ है। कोई डाउट? क्या उसने आप गलत बताया? तो अपना प्रॉफिट बताने के लिए उसने किस चीज का सहारा लिया, क्रय मूल्य को आधार माना, और क्रय मूल्य के आधार मानते हुए उसने बताया कि कितने का हुआ है। अब नेक्स्ट, अब किसी इंसान ने 150 रुपए का लाभ हुआ है। अब आधार किसको मान लिया, बताओ 15 रुपए की एक वस्तु बेच रहा है, तो इन्हें 150 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचेगा, 10। तो अगर इसे 150 को 150 ना कहते हुए अब कहते कि 10 वस्तुओं के एसपी, एक वस्तु का एसपी 15, तो 10 का 150, लेकिन है क्या तो अब उसने कहा मुझे 10 वस्तुओं के लेकिन विक्रय के बराबर लाभ हुआ है। कोई डाउट है? बोलो। तो इंसान के पास में अपने प्रॉफिट या लॉस को बताने के 3 तरीके होते हैं। पहला डायरेक्ट, जो एक आम भाषा है, लेकिन दूसरा क्रय मूल्य को आधार मानकर बात करना, एक विक्रय मूल्य को आधार मानकर बात करना, और अपना लाभ या हानि बताना। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट है? क्लियर? तो देखो जरा पहले वाले क्वेश्चन को, कि अपना लाभ बताने के लिए या हानि बताने के लिए उसने किसका सहारा लिया है, यहां पर, यहां पर, यहां पर, इन्हीं का ही महत्व आपको जानना है। ठीक है? तो बोलते क्या है इस चीज को, तो इसके लिए आपका जो तरीका हो जाना है वो ध्यान दें। पहला स्टेप, कि जो वस्तुएं बेची जा रही हैं, जो वस्तुएं बेची गई वस्तुएं या तो सीपी का वर्क करती हैं, इसका, या फिर एसपी का वर्क करती है ना। अगर आपको आसानी से ये याद रखना है, सीपी या एसपी। सीपी का कब, जब प्रॉफिट यानी कि लाभ या हानि का बेस यानी कि आधार किसको माना गया हो बताने के लिए। ठीक है? क्रय मूल्य को माना जाए। जैसे कि पहले 2 क्वेश्चंस देखिएगा, लाभ या हानि बताई उसने, तो किसको आधार माना, तो इसका मतलब बेची गई वस्तुएं कितनी हैं, ये, तो ये डायरेक्ट ही मैं कहूंगा कि सीपी का रेशियो है। किसका रेशियो है? सीपी का रेशियो है ना। लेकिन उन्हें आप एसपी कब कहोगे, जब लाभ या हानि के लिए विक्रय मूल्य को क्या माना जाए, माना जाए, तब वो एसपी हैं। तो यहां पर आधार क्या है, लाभ या हानि बताने के लिए। तो इसका मतलब ये वाली वस्तुएं जो भी बेच रहे हो आप, ये इस समय किसका रेशियो है, एसपी का रेशियो है। बात समझ में आ रही है यहां तक?
तो कुल मिला के जिन वस्तुओं को बेचा जाता है या तो वो एसपी का वर्क करती हैं या सीपी का वर्क करती हैं, इसके बारे में पता चलता है होने वाले लाभ या हानि से कि अगर लाभ या हानि के लिए क्रिया मूल्य को बेस माना गया है तो वो सीपी का ही वर्क करेंगी, और अगर वो लाभ या हानि बताने के लिए विक्रय मूल्य का अगर बेस माना गया है विक्रय मूल्य को, तो वो एसपी ही कहलाएंगी। बात समझ में आई यहां तक? लेकिन हम एक बात जानते हैं खुद, क्या कि लाभ या हानि का बेस एसपी कभी नहीं होता। लाभ या हानि किस पर होते हैं? कौन से मूल्य पर? सीपी पर। किस पर? तो इसका मतलब यहां आधार सीपी है, तो इसका मतलब ठीक है लाभ मैं बता सकता हूं डायरेक्ट, लेकिन यहां पर लाभ या हानि का आधार क्या बना? फिलहाल एसपी है, तो आधार मुझे सीपी होता है तो बनाना पड़ेगा। तो जब वो किसका वर्क करती हैं वो, तो इसको किसमें चेंज करते हैं? तो इसे आप चेंज करेंगे किसमें? इनटू सीपी। ठीक है, और जब सीपी बन जाएगा तो सीपी के आधार पर फिर परसेंटेज में इसको निकालना बहुत आसान हो जाएगा। अब इसको चेंज करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। क्लियर? सोचिएगा, मैंने कहा कि किसी लाभ का मतलब जानते हैं आप? प्लस होना व्यक्ति का या माइनस में जाना? और हानि का मतलब? माइनस में जाना। अच्छा, दूसरी एक और कहानी बताता हूं आपको। ये जो आधार हम कहते हैं बेस, जिसको अपॉन में रखते हैं, सीपी, इसको बनाने का मतलब ये होता है कि अपने आप की पूर्ति करना, अपने आप की पूर्ति करना, कंप्लीट हो जाना। कि अगर मैं 50 रुपए की कोई चीज खरीद के लाया हूं तो इसका मतलब ये समझो मुझे 50 रुपए मेरे चाहिए। तो अगर मैं एग्जैक्ट 50 वाली पोजीशन में हूं तो मैं पूरा हो चुका हूं। ठीक है, ना ज्यादा ना कम। कहते हैं ना 50 में 50 रुपए की कोई वस्तु लाकर आप उसे 50 रुपए में बेच दो, तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट या लॉस? नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि ना उससे ज्यादा है 50 से ना उससे कम। क्लियर? अगर मैं कहता कि मुझे कुछ लाभ हुआ है तो इसका मतलब मैं ज्यादा हो चुका हूं। किससे? अपने वाले प्राइस से, यानी कि सीपी से। और अगर मैं कहता कि मुझे हानि हुई है तो मैं कम हो, घाटा झेल चुका हूं, ऐसा समझो। ठीक? अब जैसे मैंने कहा कि मान लीजिएगा 60 रुपए में किसी वस्तु को मैंने बेचा, कितने में? और बेचने पर मुझे 10 रुपए का फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ। 10 रुपए का प्रॉफिट वाले शब्द पर ये ध्यान दो, प्रॉफिट का मतलब है मैं अपने आप को ज्यादा कर चुका हूं। कितने रुपए? 10 रुपए। तो ज्यादा हूं, तो ज्यादा को अगर अलग निकाल दूं तो इसका मतलब मुझे मेरी एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी 50 रुपए, और वही क्या कहलाएगा? तो इसको दूसरे शब्दों में आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। और हमारी गलतियां ये होती हैं कि प्रॉफिट का मतलब है हम ज्यादा हो चुके हैं, तो ज्यादा वाली चीज निकालनी पड़ेगी, तब हम अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आएंगे, यानी कि सीपी, है ना? कोई डाउट है? और अगर लॉस है तो मान लो मैंने कहा कि 60 रुपए में बेचा मैंने किसी चीज को, कितने में? और मुझे 10 रुपए का लॉस हो गया है। 10 का लॉस का मतलब क्या होता है? उतने का मैं घाटा झेल चुका हूं। भाई मेरा ये घाटा पूरा कर दो, तो 10 रुपए मेरे वापस दे दो मुझको। तो 60 रुपए में तो मैंने बेचा ही है, इसका मतलब 10 रुपए मुझे वापस दोगे, इसका मतलब 70 रुपए उसका सीपी था। ठीक है? तो जब वस्तुओं को बेचा जाता है तो अगर हुआ क्या है आपको? प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हटाने से सीपी बनता है। और अगर हुआ है लॉस, तो लॉस को पूरा होने से, यानी कि जोड़ने से पूरा तब होगा जब मुझे कहीं से मिलेगा। जोड़ने से क्या हो जाता है? सीपी में कन्वर्ट हो जाता है, और यही इसका कन्वर्जन होगा। कोई डाउट? क्लियर? देखते हैं पहला वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखिए फटाफट। लाभ हुआ है तो कितना? किसको आधार माना गया है? तो इसका मतलब बेची गई वस्तुएं क्या कहलाएंगी? क्रिया मूल्य का ही रेशियो वो बन जाएगा। तो 15 वस्तुएं, और ये कितनी है? तो आप कहेंगे 3 का प्रॉफिट हुआ है, कितने पर? 15 पर। 3 पंजे, जिसको आप 20% कहते हैं, यही आपका आंसर होगा, प्रॉफिट। कोई डाउट? बोलो। दूसरा क्वेश्चन क्या हुई है इसमें? कितने की? 6 वस्तुओं की हानि है, लेकिन हानि बताने के लिए उसने आधार किसको माना? तो बेची गई वस्तुएं क्या कहलाएंगी? सीपी ही कहलाएंगी। तो 6 वस्तुओं का और 18 है, ये तो 1/3 आता है, 1/, और आप इसे जानते ही हैं कितना? ऐसा तो कोई नहीं है जो इन्हें ना जानता हो। अब नेक्स्ट, अब यहां पर थर्ड वाले क्वेश्चन में देखिए कि हमें लाभ हुआ है ना, कितने का हुआ है ये बताओ? लाभ तो 4 का हुआ है, ठीक है, लेकिन आधार किसको माना? तो
ये क्या है? एसपी कहलाएगा। और कितने का लाभ है? और ध्यान देना, आधार यहां किसको है? तो विक्रय आधार कभी नहीं होता लाभ का, एसपी होता है, सीपी होता है। तो इस एसपी को सीपी बनाना है। और हुआ है लाभ। लाभ का मतलब क्या होता है? मैं ज्यादा हो चुका हूं, इसका मतलब उसे मैं निकाल दूं अगर, है ना। 12 में से 4 हटा दूं तो 8, मुझे लाभ हटाना पड़ेगा, तभी तो मैं एक्चुअल फॉर्म में आऊंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? 4 का है 8 पर, ऐसे बोलेंगे। तो 1/2 को आप 50% कहते हैं, यही आपके आंसर हो जाना है। 50% का प्रॉफिट, ये आपका लॉस। कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 4, कितनी हानि है? 4 की। बताएं जतिन, कैसे करेंगे? 4 24 में जोड़ देंगे, क्योंकि क्या है? लॉस। लॉस का मतलब क्या है? मैं कम हो चुका हूं, मुझे मेरा पूरा करो भी, वापस करो, तो वो चाहिए, है ना। तो इसका मतलब 28। तो 28 बेस बन जाएगा किसके लिए? और 1/7 को आप जानते ही हैं क्या होता है? 14 सही। इतने परसेंट की हानि हुई है, लॉस हुआ है, यही आपका आंसर। डाउट? ये क्वेश्चन की बात नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं ये वाले। लेकिन भाई साहब, ये जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूं, ये वाला, कि इंसान के पास अपने प्रॉफिट या लॉस को बताने के कितने तरीके होते हैं, तो उन तरीकों को अक्सर बता रहा हूं, पूरे पूरे हिंदुस्तान के अंदर कुछ ही गिने चुने टीचर हैं जो इस चीज को समझाते हैं या फिर जानते हैं, है ना। ठीक है। और जैसे अभिनय शर्मा जी, गगन प्रताप जी, या रंजन जी, या और भी एस भारती जी, मतलब बहुत अच्छे अच्छे लेवल के टीचर ही अच्छे से इसे डिफाइन कर पाते हैं, या राकेश यादव जी, ऐसे ऐसे। तो इसको क्वेश्चन को करना कोई बहादुरी का काम नहीं है, लेकिन इसके पीछे जो कहानी स्टोरी है उसको समझना बहुत बहादुरी का काम है, अगर वास्तव में किसी को पढ़ना है। नहीं तो स्टूडेंट तो ऐसे भी होते हैं कि भाई क्या सर, आंसर से ही तो मतलब है ना। वो चीजें माइंड में रुकती नहीं है अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं तो। ठीक, डाउट? तो अगर किसी बंदे को क्रिय मूल्य या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होता है कुछ वस्तुओं को बेचने पर, तो वो वस्तुएं जो भी होती हैं वो क्या हो सकता है? सीपी भी और एसपी भी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसके लिए आधार ही चेक कर लो आप, है ना। ठीक है। डाउट? आप या तो मेहनत कम कर रहे हैं, इससे ज्यादा डिटेल में और क्या पढ़ाएंगे? खत्म रफ। चलिए एक क्वेश्चन बताएं आप। 40 संतरों को बेचने पर 40 संतरों को बेचने पर यदि 4 संतरों के को बेचने पर यदि 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? सॉल्यूशन।
कितना? 11 क्यों? ठीक, लाभ होने का मतलब क्या होता है? मैं ज्यादा हो चुका हूं, सीपी बनाया तो कम करना पड़ेगा। ग्यारह से 1/, निकाल सही रहे हैं, बता नहीं पा रहे। 11 से 1/9, ठीक है, सही है सभी का आंसर, बिल्कुल। नहीं नहीं नहीं, सभी का सही है। डाउट? ठीक है, कर पाएंगे? नेक्स्ट हेडिंग डालें तुरंत, समतुल्य बट्टा। बट्टा जानते हैं? डिस्काउंट, डिस्काउंट जानते हैं ना? डिस्काउंट की कुछ बातें। डिस्काउंट का आधार कौन होता है? डिस्काउंट, देखिए सुनिए, जो आप एक आम जीवन में प्रक्रिया फॉलो करते हैं उसी से पता चल जाता है। आप जब शॉपकीपर के पास जा रहे हैं तो आप डिस्काउंट किस चीज को देख के मांगते हैं? तो इसका मतलब वो उसी पे वर्क करता है, रटने की जरूरत नहीं है कि उस पर क्या है आपका डिस्काउंट, यानी कि बट्टा। पढ़ाई के मामले में बीएससी या एमएससी या ये कुछ नहीं होती। मैंने पीएचडी वाले धुरंधर देखे हैं, है ना? ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कबीरदास अगर सामने है ना तो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे फेल हो जाते हैं। हो सकता है कि आप सबकी एजुकेशन मुझसे ज्यादा हो, आप सभी की। नहीं, अभी अभी हो सकता है बस आपकी ज्यादा हो मुझसे एजुकेशन, फ्यूचर में नहीं होगा। ठीक है, अभी तो हमारी एजुकेशन पे भी सवाल उठे हुए हैं, उन सवालों को दबाए रखते हैं। लेकिन अब देखो यहाँ कौन नहीं आता, तो बात डिग्रियों से शिक्षा मतलब नॉलेज का कोई लेन देन नहीं होता, है ना? ये आप समझो। और ये नहीं है कि दिन रात अगर गाड़ी चला रहा है तो इंसान, अरे जो दिन रात गाड़ी चलाता है उसका ही एक्सीडेंट होता है, जो ना चलाएगा उसका बिल्कुल भी ना हो। तैराकी डूबता है, उदाहरण ही उनके लिए बने हुए हैं, है ना? तो जो जिस क्षेत्र में है और उसी क्षेत्र में उसका रेगुलर वर्क करना भी है, तो उसी में अच्छाई अगर वो हासिल करनी चाह रहा है, एकदम नया मुकाम हासिल करना चाह रहा है, तो इसका मतलब कामयाबी उसी क्षेत्र में ही उसकी होंगी और निकलेंगी। ठीक है, बात ये है बस, इंसान को सब्जेक्ट कोई बुरा नहीं है, सारे सारे अच्छे हैं, कि जिस समय आप किसी चीज को समझ रहे हैं तो पूरी तरीके से उसे आप हैंडल कर पा रहे हैं या नहीं। डिस्काउंट और इसका बेस, डिस्काउंट का बेस क्या होता है? वो एमआरपी। ये आप यहां से बात समझेंगे, कोई डाउट है तो किसी को पूछ सकते हैं। क्या होता है? एमआरपी, अंकित मूल्य, छपा हुआ मूल्य, लिखा हुआ मूल्य, खुदरा मूल्य, ये सब इसी के ही पर्यायवाची शब्द हैं। पहले इस जैसे आप गूगल वगैरह पर देते हैं स्क्रैच कार्ड के लिए वो आते हैं कुछ रिवार्ड ऑफर, तो स्क्रैच तो पहले बुक्स वगैरह हो या कुछ चीजें हो तो उन पर एक इसी तरह से प्रिंट होता था और ब्लैक उससे वो प्रिंट कर दिया करते थे। तो ब्लैक वाले को नाखून वगैरह से जो है ना स्क्रैच करके उसके नीचे प्राइस लिखा रहता था, तो खुदरा मूल्य उसे कहते हैं। खुदरा, पहले उसे खुदने का काम करो, फिर उसके बाद तब वो मूल्य दिखाई देगा। अब क्या हो गया? वो एमपी हो गया, मार्क्ड, अब दिखाई देता है बस। ठीक है, तो देखिएगा डिस्काउंट का बेस और एमआरपी पर, एमआरपी पर, किस पर? एमआरपी पर क्या देने के बाद? डिस्काउंट। और मैंने कहा था ये डिस्काउंट हमेशा दिया जाता है, लिया नहीं जाता। डिस्काउंट देने के बाद क्या प्राप्त होगा आपको? एक मूल्य, तो उस मूल्य को विक्रय मूल्य कहते हैं, सेलिंग प्राइस। और ये रटने वाली घटनाएं नहीं है, बिल्कुल जानो।
कि मान लो आप शॉपकीपर हैं, दुकानदार हैं, आपके वस्तु पर कुछ ना कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, आपने कस्टमर को क्या दिया? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट देने के बाद में वर्क क्या करते हो? वर्क बताना, क्या करते हो? बेचते हैं। तो इसीलिए उसे एसपी कहते हैं। ठीक है, डाउट? अब अगर आपसे कोई ये कहे कि अगर एमआरपी किसी वस्तु पर लिखा हुआ है 60 रुपए और इस पर किसी ने डिस्काउंट दिया है 12% का, तो क्या निकालना है? एसपी। सॉल्यूशन बड़े ही बेसिक क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं एक बात आपको और बता रहा हूं कि पूरी दुनिया के अंदर जो परसेंटेज में जो भी बात आपको दी जा रही है ना, और उसका बेस अगर वहां पर मौजूद है, बेस है मौजूद या नहीं भाई? एमआरपी बेस होता है किसका? डिस्काउंट के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? परसेंटेज की बातें सबसे आसान हो जाती हैं, केवल डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100%। का मतलब आधार का 100 होना। तो 12% किसका? तो 12 छिंग 72, 720 होगा। और परसेंट का मतलब होता है 2 के बाद डेसिमल लगाना। लेकिन ध्यान दें, ये था क्या? ये अभी डिस्काउंट ही निकाला है आपने। बात समझ रहे हैं? और डिस्काउंट का मतलब एमआरपी को कम करने का काम होता है या ज्यादा करने का? हमेशा ही कम करने का काम होता है। तो इसलिए आप कहेंगे कि एसपी 60 रुपए से 7 रुपए 20 पैसे कम हो जाएगा, यानी कि 5880 रुपीज। यही आपका आंसर। डाउट है? नेक्स्ट, अगर मान लें एक वस्तु पर डिस्काउंट क्या हुआ? एक वस्तु पर 16 से ही 2/3% का क्या दिया गया है? देने के बाद उसे 35 रुपए में बेचा जाता है। बेचा जाता, उस वस्तु का एमआरपी ज्ञात कीजिए। क्या होगा? सॉल्यूशन। यहां पर ये परसेंट में जो मामला दिया गया है, किसके लिए बोला गया है? वो किसके लिए बोला गया? डिस्काउंट के लिए बोला गया। डिस्काउंट किस पर वर्क करता है? तो जैसे प्रॉफिट और लॉस का आधार सीपी हुआ करता था, ऐसे ही यहां पर डिस्काउंट का आधार एमआरपी होगा। वो एमआरपी का मूल्य तय कर पाएगा, है ना? तो 16 से 2/3% कितना होता है? 1/, और डिस्काउंट का वर्क क्या है? कम करना। तो इसका मतलब 5। और आधार कौन होता है डिस्काउंट का? एमआरपी। तो एमआरपी का रेशियो क्या हुआ? 6। और ये कितने में बेचा? और डिस्काउंट देने के बाद जो मूल्य आता है उसे क्या बोलते हैं? एसपी। तो हमेशा जब भी डिस्काउंट परसेंट में दिया जा रहा है, आपको एसपी और एमआरपी का रेशियो फटाफट मिल जाएगा, है ना? इस चीज को बिना लिखे, आगे से बिना लिखे ही आप प्रयास करें निकालने का कि 16 से 2/3 1/6 बोले कि 6 को 1 कम कर दो। डिस्काउंट का मतलब जो होता है वो कम करने का होता है। 6 को 1 कम, तो क्या बोलेंगे? 5/6। कि 6 आधार है। आधार क्या होता है डिस्काउंट का? एमआरपी। कि 6 एमआरपी था, 5 में वो बेच रहा है, ऐसे बोलेंगे फिर उसके बाद, है ना? तो इसका मतलब पता चल जाएगा 1 का डिस्काउंट दे रहा है, 1 का। अब देखिए कंपैरिजन। कंपैरिजन के लिए कितने रुपए हैं? क्या किया है? वो बेचा, मतलब एसपी। इसको उसने यानी कि 5 के बराबर क्या हुआ? 35 रुपए। तो आप कहेंगे 1 की वैल्यू 7 रुपए होगी, कोई डाउट है? और 1 की वैल्यू तो हमारे लिए बेसिक वैल्यू होती है कि 1 की वैल्यू निकालने के बाद तो सब कुछ आसान होता है। तो कितना पूछा है एमआरपी? मतलब 6। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 रुपए होगा। यही आपका आंसर। कोई डाउट? क्लियर? कोई दिक्कत है? अब आपको सीखना क्या है? अगर एक ही वस्तु पर 2 या 2 से ज्यादा लगातार बट्टे लगाए जाएं, डिस्काउंट दिए जाएं, 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है? तो बताएं, तो 2 या 2 से ज्यादा बट्टे
लगाने के बाद एक क्वेश्चन लेते हैं इसी से संबंधित। एक वस्तु का एमआरपी वह कितना है, मान लेते हैं 500 रुपये। यदि इस वस्तु पर दो लगातार बट्टे, कौन कौन से हैं वो, क्रम से 20% तथा 10% दिए जाएं तो वस्तु का एसपी ज्ञात कीजिए। सेलिंग प्राइस हमें निकालना है, ठीक है। डाउट है? बताइए आप इसे किस तरह करेंगे। देखो पहली बात सुनो, दो बट्टे लगाए जा रहे हैं, तो कोई आदमी एक ही प्राइस है उसका एमआरपी जो है उस पर दो बट्टे लगा रहा है। दो बट्टे की वजह एक ही ना लगा सकता था, दो क्यों लगाते हैं, तीन क्यों लगाते हैं। पहले मेंटलिटी भी समझनी है ये उस इंसान की कि दो या तीन बट्टे लगाने से बेहतर है कि एक ही बता दें, क्यों सिरदर्दी लें दो दो या तीन तीन लगाने की, है ना। तो उसका मैं अभी बताऊंगा मेंटल इफेक्ट क्या होता है। तो पहले आप ये समझो कि दो या दो से ज्यादा जब लगातार बट्टे लगाए जाते हैं, उनकी जगह अगर एक ही उतना ही बट्टा प्रयोग किया जाए तो उस बट्टे को समतुल्य बट्टा कहते हैं, इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या बोलते हैं। तो यहां से आपका टॉपिक बनता है कौन सा, समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट में होता क्या है कि दो या दो से ज्यादा बट्टे ना लगा करके हम एक ही बट्टा यूज करना चाह रहे हैं, है ना। और यह एक लगातार प्रक्रिया होती है। क्या होती है? लगातार प्रक्रिया, और जिसके लिए यानी कि सक्सेसिव इवेंट है ये, और जिसके लिए हम क्या सक्सेसिव मेथड का प्रयोग करते हैं, जो कि मैंने परसेंटेज वाली क्लास में आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो दो को सक्सेसिव अगर मेथड से आपने इक्विवेलेंट उनका निकालना है ना, तो टोटल इफेक्ट निकालना आना चाहिए। मैंने आपको बताया था पहले उनको सेपरेट सिंगल सिंगल देखते हैं क्या होता है। तो सिंगल सिंगल देखेंगे पहले कि बट्टे का मतलब कारण क्या होता है, कम करना ज्यादा करना। कि पहले कोई एक इंसान आया मुझसे 20 रुपए ले गया, फिर दूसरा इंसान आया वो 10 और ले गया, तो मैं कितने लॉस में पहुंच गया, 30 में। कितने में? 30 लॉस में। पहले सिंगल सिंगल, फिर उसके बाद दोनों सेम नेचर के साथ आए थे, तो इसका माइनस माइनस प्लस, यानी कि वो मुझे वापस देंगे। अब दो एकम 2 रुपए, क्योंकि 2 जीरो 100 से कैंसिल, कितना हो माइनस 28%। तो ये दो बट्टे 20 और 10 के ना लगा करके बल्कि एक ही बट्टा 28% का लगा दिया जाता तो एक ही बात होती, उसका मूल्य तब भी वही आता। अब बताएं मुझे जरा एमआरपी कितना है, 500 रुपए। क्या आप जानते हैं कि 28% बट्टा है ये और डिस्काउंट है, डिस्काउंट का जो बेस है वो क्या होता है, एमआरपी। तो एमआरपी हमें मालूम है, तो डायरेक्ट मैंने कहा था निकाल सकते हैं। तो 28 की 5 में गुणा करेंगे, 28 पंजे 140, तो डिस्काउंट कितना हुआ 140 रुपए का। क्या पूछा गया हमसे, एसपी। तो एसपी के लिए लिखा हुआ कितना उस पर 500 रुपए, डिस्काउंट कितना का मिल गया 140 का, तो 360 रुपए में वो वस्तु बेची जाती है। क्लियर? कोई डाउट? अगर इसको आप इस तरह ना करते, पहले कितना है
500। एमआरपी पहला बट्टा बताएं कितना है? 20%। अगर 500 निकालें तो 5 दूनी 10, 100 रुपये आएगा। तो 100 रुपये आपको कम करना है इसको, तो कितना मिला? और फिर से दोबारा 10%, इसका 10%, 40 और कम करो इसको, 360 फाइनल हमारा एसपी मिल गया, है ना। लेकिन ऐसे नहीं करेंगे, पहले 2 या 2 से ज्यादा बट्टे लग रहे हैं तो उसका इक्विवेलेंट बनाइए और इक्विवेलेंट की हेल्प लीजिए, ठीक है, कोई डाउट? और इस मेथड को क्या बोलते हैं? सक्सेसिव मेथड। अब सक्सेसिव मेथड में ध्यान दो एक बात का, दोनों लगातार बट्टे हैं, 3 बट्टे हैं, जो भी हैं, तो दो के लिए मैं बता रहा हूं फिलहाल। दोनों बट्टों का योगफल, दोनों डिस्काउंट जो परसेंट में दिए गए हैं उनका क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं उन्हें आप या नहीं? योग कर सकते हैं। जैसे यहां पर कितना है? 20, 10, 30। और ध्यान रखना उनका इक्विवेलेंट जो डिस्काउंट है हमेशा उनके योग से कम होता है। क्या होता है? यहां ये माइनस और प्लस है ना, तो इसको मैं प्लस और इसको माइनस कराना सिखा रहा हूं, क्योंकि बट्टा है तो बट्टा ही आएगा वो रिजल्ट आपका। और उसमें से दोनों बट्टों का यानी कि डिस्काउंट नंबर 1 और डिस्काउंट नंबर 2, उनका क्या करेंगे आप? मल्टीप्लाई करके जो परसेंट आएगा उससे उतना उसे क्या कर दोगे आप? कम कर दोगे, और इतना परसेंट वो क्या बन जाएगा आपका? इक्विवेलेंट डिस्काउंट। क्लियर? वही है बिल्कुल कहानी। कैसे आप करेंगे यहां से? तो ये क्या निकाला आपने? इक्विवेलेंट डिस्काउंट। क्लियर? तो 20 और 10 और 2 0 कट करते हुए 2 एकम 30 को 2 कम करना है। तो ये कितना कम करते हैं इसकी नॉलेज रखिए। दोनों की गुणा करके बटा 100, दोनों गुणा करके बटा 100, दोनों के गुणनफल का परसेंट। तो 2 एकम 2, ये कम करना है किस में से? योगफल में से, यानी कि 30 में से। तो कितना आया? 28। निकालने की भी जरूरत नहीं थी। और 28 पंजे 140, 140 रुपए कम कर दिया फटाफट। डाउट क्लियर है? इक्विवेलेंट बना सकते हैं। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा था कि इक्विवेलेंट जो डिस्काउंट आप निकाल रहे हो, ये 2 या 2 से ज्यादा बट्टे की बजाय एक ही बट्टा लगा दें, तो अगर ये शॉपकीपर, ये दुकानदार ये 2 बट्टे ना लिख करके केवल एक बट्टा लिख देता 28% का, तो क्या कुछ इसका घिस जाता? तभी तो वही प्राइस आता। भाई 20 और 10 का आपने अलग अलग निकाला और 28 से एक साथ निकाला, दाम तो सेम ही आया है, तो फिर 2 या 3 क्यों लिखते हैं? देखिए पब्लिक ज्यादा मूर्ख बनना चाहती है तो मूर्ख बनाता है इंसान। 20 और 10 अनपढ़ लोग हैं अगर कोई, या उन्हें खास नॉलेज नहीं है, ये मान लीजिएगा, तो 20 और 10, तो यार 20 का डिस्काउंट, 10 का डिस्काउंट, 30 का डिस्काउंट, उनके माइंड में ये 28 नहीं आता है ना। तो ये उन पर मेंटली अटैक करता है, ये वाली बातें, ठीक है। लेकिन उन्हें नहीं पता कि जो दोनों का योग परसेंट में होता है उससे कम ही होता है ना। लेकिन एक नॉर्मल इंसान को जो पढ़ा लिखा नहीं है, तो क्या जानते हैं आप, महिलाएं अक्सर जैसे मार्केट जाती हैं तो बेचारी कहाँ जानती हैं, तो ये चीजें उनके डायरेक्ट दिखती हैं, ज्यादातर केस ऐसे ही होते हैं। तो 20 और 10 30 है ना। तो ये मेंटली केवल एक इफेक्ट डालता है और कुछ नहीं है इसका मतलब। इसी वजह से ये 2 या 2 से ज्यादा मतलब कम नॉलेज के मामले में महिलाओं को वगैरह, इसलिए भाई ऐसा नहीं है भाई। दरअसल ऐसा होता है कि प्रकृति में जो नॉलेज उन्हें है वो हमें नहीं है। तो समतुल्य बट्टा का मतलब यह है। एक क्वेश्चन करें आप फटाफट, 2 बट्टे बता रहा हूं आपको, 20 और 15, इसका समतुल्य बट्टा बताना है आपने। %20 तथा 15% के समतुल्य बट्टा क्या होगा? 20 और 15%। देखिए मैं फिर से बता रहा हूं तुषार, मैंने बताया है कि 20% और दूसरा कौन सा है, दोनों का योग क्या हुआ
फटाफट योग करो, और कम करना है थोड़ा सा, दोनों के गुणनफल का परसेंट, 15 दूनी 30, दोनों जीरो कट करते हो 3 बचेगा, 35 में से 3 घटाऊंगा तो 32% का ये इक्विवेलेंट डिस्काउंट आ जाएगा। क्लियर? इनका ये योग माइनस का नहीं है, ये बट्टा है, मतलब इक्विवेलेंट डिस्काउंट। ठीक है, कोई डाउट? तो अगर उस पर 100 रुपए लिखे हुए हैं अगर एमआरपी, तो 320 का, सॉरी 32 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, और 68 रुपीज में वह वस्तु खरीद कर लाओगे आप। क्लियर? नेक्स्ट बताएं। 20% पहला डिस्काउंट है, और दूसरा डिस्काउंट है 15% का, तीसरा डिस्काउंट है 10% का, और इनके इक्विवेलेंट डिस्काउंट आपने बताना है। समतुल्य बट्टा क्या होगा? 20, 15 और 10। दस पहले भी हो सकता था। ठीक है, देखिए 2 का तो करना आ गया आपको, आप 2 से चले यार, सुने बहुत ध्यान से। पहले आप पहले 2 को कर रहे हैं, तो बताएंगे मुझे कितना होगा? 20 और 15 35, 15 दूनी 3 कम करते हुए 32% का इन दोनों का इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा। क्लियर? जिस डिस्काउंट को छोड़ते हैं उसे उसके साथ बाद में आप यूज करें, यानी 10% को मैं अब लेके चलूंगा, और अब इन दोनों का इक्विवेलेंट मैं यहां से देखूंगा। समझ रहे हो? तो 32 और 10 42, योग 42 है, कुछ कम करूंगा, और 10% का मतलब होता है 1 के बाद डेसिमल लगाना, 3.2। 42 में से 3.2 आप घटाएंगे तो 38.8, इतने परसेंट आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? 3 में पहले 2 को लीजिएगा, फिर उसके बाद बचे हुए तीसरे को आप ले सकते हैं, बहुत ही आसानी के साथ कैलकुलेशन हो जाएगी। क्लियर? और एक बात का ध्यान रखें, कुछ बातें प्रैक्टिकली जानो, क्योंकि आप बार बार गलतियां करते हैं उस चीज में। आपसे कोई कह रहा है क्षेत्र का 10% बताएं, बता सकते हो? 7 वो कैसे? क्षेत्र मल्टीप्लाई बाय 10 बाय, देखिए एक जीरो से तो एक जीरो कट हो जाता है क्योंकि 10 है, तो नीचे कितने जीरो बचते हैं? और नीचे जितने जीरो होते हैं ये बच्चा जानता है कि एक उतने राइट साइड से उतने के बाद डेसिमल लग जाता है ना? तो 10%, 100%, 1000%, 1 लाख, 10 लाख, कितने भी क्यों ना हो, इसका मतलब डेसिमल का खेल हो जाता है बस। क्लियर? तो क्या यहाँ पर 10 है, तो 10% वैल्यू निकालने के लिए 1 के बाद डेसिमल लगा देते हैं, डायरेक्टली बता सकते हैं। तो 76 का 10% कह रहा है, तो 7.6, 1 के बाद डेसिमल, 1 के बाद क्यों? क्योंकि 100 में 2 जीरो होते हैं, 1 जीरो इसके जीरो से कट जाता है, और 1 जीरो की वजह से ये राइट साइड से 1 के बाद डेसिमल लग जाता है। क्लियर? कोई भी वैल्यू अगर आपको वो 10% के मामले में दी जाए तो दुनिया की सबसे आसान वैल्यू होती है 1%। कितनी? लेकिन 1 के बाद अगर जीरो है यानी कि 10%, फिर 100%, 1000%, ये सबसे आसान वैल्यू होती है। 1 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 1 से गुणा करके कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, है ना? किसी चीज का 1% निकालना तो 2 के बाद डेसिमल, मान लीजिएगा 774 है और इसका क्या निकालना है? 1%। क्लियर? तो 1 में गुणा करके कोई फर्क पड़ता है, तो इसका मतलब 774 ही रहेगा, लेकिन परसेंट का मतलब 2 के बाद डेसिमल। डाउट? तो कभी भी प्रक्रिया में कहीं 10% यूज हो रहा है आपका, तो सबसे पहले उसे ही आप वरीयता दें। तो 10% हमने इसलिए छोड़ा था कि बाद में चाहे इसकी कैलकुलेशन कुछ भी है, तो 10% से कोई इतने खास डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी। तो 20 और 15 का कितना बना था? 32, और ये 10 है ना? अभी अभी मैंने इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताया। इस इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होता है? दोनों का योग को कुछ कम कर देते हैं। कुछ कितना कम करते हैं? दूसरे परसेंट के बराबर, 10% के बराबर, है ना? जो पहला आया है तो 32 और 10 42, और इसका 10% अभी अभी बताया कि 1 के बाद डेसिमल लगा दो, तो 3.2 यहां से आया 3.2।
3.2 माइनस करेंगे 42 में से कितना हो गया 38.8%। कोई डाउट है बताएं? क्लियर? तो एक आप कीजिए, मैं आपको दे रहा हूं डिस्काउंट। $40, $25 और ये 10, वो 10 ही है। ये तीनों आपकी डिस्काउंट है, आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताना है, फटाफट बताएं। $40, $25 और 10% का अगर डिस्काउंट देंगे तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा, समतुल्य बट्टा कितना होगा? पहले सिंगल सिंगल हिसाब लगाते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, ऐड करते हैं। तो पहले इन दोनों का करेंगे तो कितना आया? दोनों को जोड़ रहे हैं तो 65 को कुछ कम करेंगे, कितना? 25 की 4 में मल्टीप्लाई करोगे, 1 0 10 ही तो रहा, और 10 है तो 55 आ गया। या ये नहीं लिया जा रहा आपसे, कितना? 10%। अब इसके साथ लेके चलेंगे इसको, 65 माइनस 50। क्या कर रहे हैं फिर कैलकुलेशन में? अरे दोनों का योग तो आप कर ही सकते हैं, योग के बाद में कम कितना करना है? दोनों के बाद कम कितना करना है? दोनों के गुणनफल का परसेंट, दोनों के गुणनफल का परसेंट। 25 चौका 100। इसका मतलब यहां से आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है कि अगर एक 12 है दूसरा 8 है तो कितना कम करेंगे, जल्दी बताएं शिवम। 12% और 8% में कम कितना करेंगे? दोनों को जोड़ के, दोनों को जोड़ के तो मुझे पता है 20 आ रहा है, मैं बात कर रहा हूं बाद वाले स्टेप की, कितना कम करेंगे? बेवकूफी की हद होती है। दोनों की गुणा करके 2 के बाद डेसिमल, दोनों गुणा करके 2 के बाद डेसिमल, ये वर्क करना है केवल। क्यों? अभी जब मैंने बताया था कि एक 12% है और एक 8% है, पहले मैंने कहा था इनका इक्विवेलेंट निकालना है तो दोनों को ऐड कीजिए, तो 20। मैंने कहा कुछ कम हो जाता है, कितना कम हो जाता है? गुणनफल का परसेंट। सक्सेसिव मेथड क्या बताया था परसेंटेज में? सक्सेसिव मेथड में क्या करते हैं, पहले उनका सेपरेट सिंगल सिंगल, उसके बाद कंबाइंड। कंबाइंड में क्या है? वो कंबाइंड जो वो क्या है? गुणा करके बटा 100, गुणा करके बटा 100, 12 8 96, जीरो ना कटे तो 2 के बाद डेसिमल कट जाए तो अच्छी बात। इतनी जानकारी दी थी और ये 19.04% बन गया है इक्विवेलेंट डिस्काउंट। कोई डाउट? पहला अगर 15% है, दूसरा अगर 7% है तो कितना करेंगे? 1 पॉइंट, अरे 15 से 105 और 2 के बाद डेसिमल, और 15 और 7 22। ये जो माइनस करके आएगा वही आपका आंसर होगा। 22 में से माइनस करेंगे 20 पॉइंट, आंसर हो गया। शिवम आपसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी, पढ़ नहीं रहे हो आजकल? ये कौन सी पढ़ाई है? जब ये तुम्हारे ये हाल आते हैं कि इसे भूलने लायक स्थिति बन गई तो ये समझ लो कि तुम मेहनत कितनी कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं हो रही है। सर को डाउट? अभी देखिए उधर बच्चा बैठा है ना, 5th क्लास में हो। अगर मैं यहाँ बैठा दूं ना, 5 मिनट में
आपको शर्मसार कर देगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक तो जब चीज कोई चल रही होती है हमारा उस पर कंसंट्रेट नहीं होता। ये बताओ कौन सी कैडी बात है कि दोनों की मल्टीप्लाई करके 2 के बाद डेसिमल लगाना है। फिर आप किस उस तरीके से कह सकते हैं कि आप कंपटीशन वाले फील्ड में कुछ प्राप्त कर सकते हो। कितने कितने तरुण कहाँ बैठे हैं, कितने कितने कहाँ पर कैसे कैसे तैयारी कर रहे हैं, कैसे कैसे वर्क कर रहे हैं, तो उस चीज को समझो। मतलब मल्टीप्लाई करके 2 के बाद डेसिमल लगाना, इतना काम है ये। जिसे कुछ नॉलेज ना हो वो भी शायद इस काम को कर रहा है। मैंने कहा है समतुल्य बट्टा दोनों के योग से कुछ कम होता है, मैंने लिखवाया भी था। दोनों का योग 12 8 20, जैसे यहां पर दो हमने लिए हैं तो 15 7 22, यहां पर लिए थे हमने दोनों के लिए 40 और 25 65। लेकिन कितना कम करना है वो वाली बात है कि दोनों की गुणा करके 2 जीरो अगर हटे तो हटा दीजिए अगर उसमें मौजूद है, नहीं तो 2 के बाद डेसिमल लगा दीजिए। जैसे आपने 25 चौका 100, जब गुणा करेंगे तो 1000 बना, तो 1000 में 2 जीरो कट करने से वो 10 इसीलिए कम हुआ है। यहां से था आपके पास में 20 और 15 कि 15 दूनी 30, तो 300 में 2 जीरो हटा के 3 कम हुआ है और दोनों के योग से कम हुआ है। इक्विवेलेंट डिस्काउंट तो आपका ऑरली मौखिक ही हो जाता है फटाफट। कोई डाउट है? बताएं जरा एक क्वेश्चन फटाफट। अगर एक आपके पास में 18% है डिस्काउंट और दूसरा डिस्काउंट है 6%, तो बताएं इनके इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा? इक्विवेलेंट डिस्काउंट कंप्लीट। वर्डिंग को ध्यान से सुना करो। सबसे पहले योग कितना हुआ? 24 हुआ है। कुछ कम करेंगे कितना? 1.08, तो इसका मतलब 22.92। 8 घटाएंगे 100 में से तो 92 बचेंगे। 22.92%। क्लियर? बहुत तेजी के साथ इसकी प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे से, है ना? नहीं तो बड़ी दिक्कत में आ जाओगे फिर उसके बाद। क्लियर? तो इसके क्वेश्चन भेजूं मैं, इसके क्वेश्चन सेंड करता हूं और जब सेंड कर दूं तब आप इन्हें करना, ठीक है ना? तो कल जो है इसकी नेक्स्ट क्लास कल स्टार्ट, इसके बाद ही होगी यहीं से, है ना, नेक्स्ट टॉपिक की।